सिर्फ 2 घंटे बचे थे। डोनाल्ड ट्रंप ईरान का नामो निशान मिटाने वाले थे। पहले धमकी दी गई थी, फिर गाली गलौज तक बात पहुंच गई थी, फिर सिविलाइजेशन खत्म करने की बात भी कही गई थी। दुनिया को लग रहा था कि अब न्यूक्लियर बम बरसेगा। ईरान पर आग बरसने की बात तो पहले ही हो चुकी थी। हर किसी को लग रहा था कि अब ईरान का जो खेल है वह ख़त्म होने वाला है। उनका 10 पॉइंट वाला प्रपोजल भी रिजेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था। उधर इजराइल में नेतन्याहू आराम से बैठे थे और ऐसा लग रहा था कि अमेरिका फ्री में उनका काम कर रहा है। इजराइल के चैनल 13 ने लाइव टीवी पर काउंटडाउन भी दिखाना शुरू कर दिया था कि मानो कि अब ईरान जो है वह ख़त्म होने वाला है। और उधर ईरान के लोगों ने ह्यूमन चैन बनाकर अपने पावर प्लांट और बिजनेसेस पर खड़े हो गए थे कि आओ हम पर बम बरसाओ। तेल की कीमत तेज़ी से बढ़ रही थी, ग्लोबल मार्केट गिरने लगे थे, लेकिन जैसे ही काउंटडाउन ख़त्म होने वाला था उससे 2 घंटे पहले ही अचानक सीज फायर का ऐलान हो गया। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन 2 हफ्ते के लिए ट्रंप मान गए। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस डील में अमेरिका की जीत नहीं हुई है, बल्कि ईरान की शर्त को मानी गई है। ईरान का जो 10 पॉइंट वाला प्रपोजल था ना, उसे भी स्वीकार कर लिया गया है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि 40 दिन में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बदल गया है। जो 60 से 70 साल में नहीं हुआ था वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीज फायर की खबर आते ही मार्केट उछल गया और यहाँ पे बात कर लें हम लोग, सेंसेक्स लगभग 4% ऊपर चला गया। और ईरान ने तो इसे अमेरिका की बेइज्जती भी बताया और अपने टीवी पर मजाक भी उड़ाया। और खबर तो ये भी आई कि पीछे से चाइना ने गेम बदला है और ईरान को मनाया है, सीज फायर करवाया है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिरकार अमेरिका को इससे क्या मिला है, आखिरकार ट्रंप को इससे क्या मिला है, और इसलिए अमेरिका में ही उनके खिलाफ नाराजगी भी बढ़ गई है। इम्पीचमेंट तक की बात होने लगी है। तो जीता कौन है? ईरान जीता है, रूस जीता है या फिर चीन जीता है? और क्या ये सीज फायर टिकेगा? ट्रंप ने पहले कहा था कि ये टोटली विक्ट्री है, लेकिन बाद में ईरान के 10 पॉइंट को मान लिया गया है। अब उन पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लें तो पहले पॉइंट में कहा गया था कि अमेरिका गारंटी देगा कि कोई भी अब हमला नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह था कि ये सिर्फ सीज फायर नहीं है, बल्कि अस्थायी रूप से शांति होगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह था कि इजराइल या फिर हिजबुल्ला और लेबनान पर कोई भी हमला नहीं होना चाहिए अब। चौथा यहाँ पर पॉइंट ये था कि सभी अमेरिका प्रतिबंध को हटाया जाएगा, मतलब जितना भी अमेरिका का प्रतिबंध लगाया गया था उस सभी प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट यहाँ पर यह था कि ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स को सुरक्षा मिले, मतलब ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप है उसको सुरक्षा दी जाए। इसके बदले में स्टेट ऑफ हार्मोन्स खुलेंगे, मतलब इतना सारा वो लोग बात मानेंगे तो जो ईरान है वह स्टेट ऑफ हार्मोन्स को खोल देगा। लेकिन यहाँ पर ईरान की एक और शर्त ये भी थी कि हर जहाज जो भी स्टेट ऑफ हार्मोन से होकर गुजरेगा उससे टोल लिया जाएगा। तेहरान में अब जश्न मनाया जा रहा है, बगदाद में भी लोग खुश हुए हैं, लेकिन इजराइल नाराज हो गया है क्योंकि न्यूक्लियर और मिसाइल पर कोई बात यहाँ पर हुई ही नहीं है। यही इस डील की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा रही है। ईरान के पास 60% एंड्यून यूरेनियम है जिससे कई न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस डील में उनका कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। अमेरिका ने अपने 15 पॉइंट दिए थे जिसमें से न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो था वह एकदम से ख़त्म करने की बात कही गई थी। और यहाँ पर अमेरिका ने भी अपने 15 पॉइंट दिए थे जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करने की बात कही गई थी, मिसाइल को रोकने की बात कही गई थी, लेकिन ईरान ने सबको ठुकरा दिया है। फिर भी सीज फायर हो गया है। अब अमेरिका को मिला क्या है? हार्मुज आशंकीय रूप से खुल गया है, लेकिन कंट्रोल ईरान का ही होगा। न्यूक्लियर मुद्दा अनसुलझा अभी भी है। मिसाइल पर भी कोई बात नहीं हुई है, यानी अमेरिका को कुछ खास मिला नहीं है। उल्टा अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। करीब $30 बिलियन खर्चे हुए हैं, सैनिक जो हैं उनके मारे गए हैं, तेल की कीमत बढ़ गई है और मिलिट्री बेस कमज़ोर हुआ है। वहीं ईरान को तो अब फ़ायदा मिला है। हार्मोन से हर दिन 135 जहाज गुजरते हैं। अगर हर जहाज से टोल लिया जाएगा तो अरबों डॉलर आएंगे और इससे जो ईरान है वह और ज़्यादा मजबूत होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका को कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं है तो आखिरकार ट्रंप ने ये फैसला क्यों लिया है? एक बड़ी वजह भी इसके पीछे बताई जा रही है कि ग्राउंड इन्वेजन की कोशिश फेल हो गई थी। उन्हें समझ में आ गया था कि ईरान में घुसना अब इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने पीछे हटना ही सही समझा। अब बात करते हैं असली विजेता कौन है। पहला जो है वो है ईरान, जिसने भारी नुकसान झेलने के बावजूद भी अपनी शर्त पर डील करवा ली है। दूसरा है चीन,
जिसने पीछे से पूरी डील को सेट करवाई है और अपने हित की सुरक्षा किया है। तीसरा जो है वह है रूस, जिसने अमेरिका के खिलाफ ईरान को सपोर्ट करके अपना बदला लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये सीज़फायर टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा, और इसका जवाब इजराइल के पास है। इजराइल इस डील में खुश नहीं है, वो बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर सकता है इस डील को, वो इसे बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। लेबनान का मुद्दा सबसे बड़ा खतरा है। अगर इजराइल वहां हमला करता है तो सीज़फायर टूट सकता है। अमेरिका के अंदर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम इजराइल के मदद कर रहे हैं या उसके कंट्रोल में हैं। इजराइल के अपने नेता भी नाराज हैं कि उन्होंने उस डील के बारे में उनको जानकारी नहीं दी गई थी। अब भारत की बात करें तो भारत ने सीधा हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन अपने हितों को सुरक्षित रखा है, क्योंकि तेल और व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी इलाके से गुजरता है, या फिर कहें तो इसी इलाके से जुड़ा हुआ है। अब आखिरी में सवाल ये उठता है कि क्या ये शर्त जो है वह टिकेगी या फिर ये सिर्फ एक ब्रेक है अगले युद्ध से पहले के लिए। फिलहाल जो दिख रहा है वो ये है कि दुनिया की ताकत का संतुलन बदल रहा है और आने वाले समय में इसका असर और बड़ा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये सीज़फायर टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा, क्योंकि असली गेम अब शुरू होता है। अभी जो 2 हफ्ते का ब्रेक मिला है वो असल में टेस्ट पीरियड है। अगर इस दौरान एक भी बड़ी गलती होती है तो पूरा सिस्टम फिर से युद्ध में चला जाएगा। और सबसे बड़ा खतरा इजराइल है। इजराइल इस डील से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसका लग रहा है कि अमेरिका ने बिना पूछे सरेंडर कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि इजराइल के जो मेन गोल थे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करने का, उस पर कोई बात ही नहीं हुई है। वो इस डील में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। यानी जिसके लिए पूरा युद्ध शुरू हुआ था वह चीज़ अभी टेबल पर तो आई ही नहीं है। इजराइल ने साफ संकेत दिया है कि वो लेबनान के मामले में पीछे नहीं हटेगा, जबकि ईरान के 10 पॉइंट में साफ लिखा है कि हिजबुल्लाह पर हमला नहीं होगा। यहीं से टकराव जो है वह शुरू होगा। अगर इजराइल लेबनान में अटैक करता है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा, फिर वही प्रोसेस वार दोबारा शुरू हो जाएगा। अमेरिका के अंदर भी अब आवाज़ उठने लगा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर आखिरी में ईरान की शर्त ही माननी थी तो इतना पैसा और इतनी जान क्यों गंवाई गई है। और कुछ रिपोर्ट में तो ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के अपने ही लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं। यही वजह है कि इम्पीचमेंट की बात धीरे धीरे तेज हो रही है। दूसरी तरफ इजराइल के अंदर भी राजनीति भूचाल आ चुकी है। उनके पूर्व नेता यहाँ तक कि कह रहे हैं कि उनके इतिहास के सबसे बड़ी पॉलिटिकल फेलियर यही रहा है। सोचिए, एक ऐसा देश जो इस पूरे युद्ध में मुख्य हिस्सा निभाया है, उसे ही आखिरी समय तक नहीं बताया गया कि सीज़फायर होने वाला है। ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका भी माना जा रहा है। अब अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक संकेत था कि दुनिया बदल रही है। पहले अमेरिका जो कहता था वही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चीन और रूस भी उतने ही बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में चीन ने जो रोल निभाया है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक था। उसने सीधे सामने आकर कुछ नहीं किया है, लेकिन पीछे से पूरा डील को सौंप दिया था। चीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि वो अब मिडिल ईस्ट में अपना पकड़ जो है वह मजबूत कर रहा है। तेल की सप्लाई उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो नहीं चाहता है कि इस इलाके में ज़्यादा अस्थिरता हो। इसी वजह से उसने ईरान को भी मनाया और अमेरिका को भी एक तरह से कहें तो पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और रूस ने भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका के खिलाफ जो गुस्सा था ना, उसे उसने यहाँ निकाल दिया। ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट देकर उसने अमेरिका को कमज़ोर कर दिया। और जब तेल पर प्रतिबंध ढीले हुए तो उसने अपना एक्सपोज को बढ़ा दिया। अब पाकिस्तान की बात करें तो उसने भी इस पूरे मामले में अपनी मौजूदगी जो है वह दिखाने की कोशिश की है। भले ही असली गेम चीन में खेला गया हो, लेकिन फ्रंट पर पाकिस्तान का नाम आया और इससे उसे एक मौका मिला अपनी इमेज सुधारने का। एक ऐसा देश जिसे अक्सर सिर्फ समस्याओं से जोड़ा जाता था, अब वह खुद को एक मीडिएटर के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने इस पूरे मामले में एक संतुलन रुख अपनाया रहा। उसने सीधे किसी पर हमला नहीं किया और ना ही किसी का समर्थन किया, बल्कि अपने आर्थिक हितों पर ध्यान दिया, क्योंकि भारत के लिए सबसे ज़रूरी था तेल की सप्लाई और ट्रेड रूटीन का सुरक्षित
सुरक्षित रहना। भारत ने चुपचाप अपने जहाज़ों का रास्ता सुरक्षित किया और हालत पर नज़र बनाए रखा। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, आगे क्या होगा? क्या ये शांति बनी रहेगी या फिर ये सिर्फ एक ब्रेक है? इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट में शांति ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकती है। यह छोटे छोटे कारण भी बड़े युद्ध में बदल जाते हैं। अगर इजराइल ने कोई बड़ा कदम उठाया या ईरान ने अपनी शर्तों से पीछे हटने से इनकार किया तो ये सीज फायर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, और अगर ऐसा हुआ तो अगला युद्ध और भी ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने तो एक बात साफ कर दिया कि अब दुनिया एक नई दिशा में जा रही है। ताकत का संतुलन बदल रहा है। अब सिर्फ एक देश का दबदबा नहीं है। आने वाले समय में हमें और भी ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो आखिर में सवाल अभी भी वही है, क्या ये जीत है या हार है या सिर्फ एक रणनीतिक चाल है? इसका जवाब आने वाले समय में दिया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है? जवाब है नहीं। असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये जो 2 हफ्ते का सीज फायर है ये शांति नहीं है, ये सिर्फ एक पॉज बटन है। एक ऐसा पॉज जिससे सभी देश अपनी अपनी चाल सेट कर सकते हैं। ईरान अभी जश्न मना रहा है, लेकिन वो भी जानता है कि असली लड़ाई अभी तो बाकी है। उसने जो हासिल किया है वो सिर्फ शुरुआत है। अब उसके पास पैसा आएंगे, स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर पकड़ और मजबूत होगी और उसका जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा। यानी आने वाले समय में वो और ताकतवर बन सकता है। अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। हर बार मिलिट्री ताकत से जीत नहीं मिलती है। कभी कभी सामने वाले देश छोटे होते हुए भी आपको मजबूर कर देते हैं पीछे हटने के लिए। ट्रंप ने जो शुरुआत की थी उसका अंत वैसा नहीं हुआ है जैसा उन्होंने सोचा था, और यही वजह है कि आज अमेरिका के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं। इजराइल की हालत इस समय सबसे ज़्यादा अस्थिर है। वो इस डील में खुश नहीं है और सबसे ज़्यादा खतरा भी वहीं से है। अगर उसने एक भी बड़ी कदम उठाया तो ये पूरा सीज फायर मिनटों में ख़त्म हो सकता है। इस बार युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई और देश जो हैं वह इसके चपेटे में आ सकते हैं। चीन चुप है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा उसी को हुआ है। उसने बिना शोर मचाए अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। रूस भी पीछे नहीं है। उसने अपने तरीके से खेल को अपनी चाल के तरीके से खेला है। यानी अब ये साफ है कि दुनिया एक नए वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पर हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये जो पूरा खेल है ये सिर्फ देश के बीच का नहीं है। ये ताकत, पैसा और कंट्रोल का खेल है। तेल, ट्रेड रूट्स, करेंसी सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। स्टेट ऑफ हार्मोज सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और आम लोगों की ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये जो खबर है ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये हमारे भविष्य से जुड़ी हुई बात है। और भारत के लिए भी ये एक अलार्म है। हमें अब और ज़्यादा समझदारी से अपने फैसले लेने होंगे। सिर्फ किसी एक देश पर निर्भर रहना अब सही रणनीति नहीं है। बदलती दुनिया में खुद को मजबूत बनाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आखिरी में क्या ये जीत है? अगर आप ईरान से पूछेंगे तो वो कहेगा हाँ। अगर आप अमेरिका से पूछेंगे तो वो कहेगा ये एक रणनीतिक फैसला था। अगर आप इजराइल से पूछेंगे तो वो शायद इसे हार मानेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक अध्याय था, पूरी किताब तो अभी बाकी है। और सबसे बड़ा सवाल अब आपके लिए, क्या आपको लगता है कि ये सीज फायर टिकेगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि हर कोई को इस सच्चाई को समझ सके। और आपसे मिलते हैं हम ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट है वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिएगा, चाहे किसी तरह दबाइए।